नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेशन में स्कॉलियोडॉन को हमने पढ़ा। आज फ्रॉग के श्वसन तंत्र के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फ्रॉग के पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए 3 तरीके के रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस वह एरिया जो कि गैसों के आदान प्रदान के लिए काम में लिया जाता है। एक्सचेंज गैसेस विद द सराउंडिंग्स। 3 रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो हैं उसमें एनिमल की स्किन और इंटेग्यूमेंट, शरीर की त्वचा, उसके साथ साथ लंग्स या फेफड़े मुख्य श्वसन अंग के रूप में, और इसके साथ साथ माउथ और बकल कैविटी वाले पोर्शन की जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है, वह रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम करती है। प्रथम प्रकार का श्वसन जो त्वचा के द्वारा होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या त्वचीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं, फ्रॉग क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है, यानी डुअल मोड ऑफ लाइफ में सरवाइव करता है। टेरिस्ट्रियल स्थलीय जीवन भी जीता है और एक्वेटिक पानी में भी रहता है। तो त्वचीय श्वसन की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार का रेस्पिरेशन प्रोसेस जलीय स्थिति में और स्थलीय स्थिति में, यानी कि एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों तरीके के मोड ऑफ लाइफ में यह इस्तेमाल करता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम सबको पता है कि शीत ऋतु के अंदर क्लास एम्फीबिया के जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स की बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है जैसा कि हम लोगों में होता है। इसी कारण से सर्दी के दिनों में, शीत ऋतु में, ये एनिमल्स जो होते हैं शीत निष्क्रिय हो जाते हैं, जमीन में कहीं नीचे चले जाते हैं जहां एनर्जी की कम से कम आवश्यकता होती है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसे हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता कहते हैं। तो ड्यूरिंग विंटर सीजन जब फ्रॉग्स हाइबरनेट करते हैं, उस समय क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही इनको श्वसन प्रक्रिया को संपन्न करने में, गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस लिए संभव है? क्योंकि यहाँ पर फ्रॉग की जो त्वचा होती है वह त्वचा नम और लिसलिसी होती है, और इसके साथ साथ ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर वेस्कुलराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है, उस प्रक्रिया के लिए यह जरूरी होता है कि ऑक्सीजन पहले मॉइस्ट सरफेस में डिसॉल्व हो और उसके बाद ये डिफ्यूज़न या सिंपल विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ब्लड में जाकर के गैसीय एक्सचेंज के प्रोसेस में भाग लेती है। इसीलिए एनिमल की जो स्किन है, स्किन पर पाई जाने वाली म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मा ग्रंथियाँ, और इसके साथ साथ पानी में जब एनिमल रहता है और पानी के आसपास वाले नम कीचड़ वाले एरियाज़ में, वाटर सोर्सेज के आसपास जब रहता है, तो एनिमल की त्वचा जो होती है, फ्रॉग की स्किन जो होती है, वो नम और लिसलिसी बनी रहती है। एक और पॉइंट यहाँ पर हमने पढ़ा था कि फ्रॉग की त्वचा जो होती है उस पर शल्क उपस्थित नहीं होते हैं। नम और लिसलिसी त्वचा जो है वो अत्यधिक संवहनीय होने के कारण एनिमल में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या त्वचीय श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न कराती है। दूसरे प्रकार का रेस्पिरेशन जो कि बक्कल रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। बक्कल रेस्पिरेशन जो है इसे बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। हमने इससे पहले एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, फ्रॉग का जो माउथ होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। ओपनिंग जो होती है बकल कैविटी की काफ़ी बड़ी होती है। बकल कैविटी पीछे की तरफ फेरिंग्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, इसीलिए इस कैविटी को बक्कोफेरिंजियल कैविटी भी कहा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर एनिमल का बकल कैविटी वाला एरिया है, ये भी गैसों का आदान प्रदान करता है। इसे बकल रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। बकल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है यह उस परिस्थिति में होता है जब एनिमल टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होता है, वह ज़मीन पर रहता है। इस प्रोसेस के समय माउथ जो होता है वह परमानेंटली क्लोज रहता है और माउथ के ऊपर की तरफ एनिमल में
जो बाह्य नासा छिद्र नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं वो ओपन रहते हैं। इन नॉस्ट्रिल्स की सहायता से एयर जो होती है वो एनिमल की बकल कैविटी में एंटर करती है। बकल कैविटी का फ्लोर यानी कि आधार वाला भाग जो होता है वो अल्टरनेटिवली एकांतरित क्रम के अंदर कभी ऊपर उठता है और कभी नीचे गिरता है, यानी कि बकल कैविटी का जो एरिया होता है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। बकल कैविटी के एरिया का यह घटना और बढ़ना जो होता है यह इस बात की इजाज़त देता है, इस बात को अलाउ करता है कि एयर जो होती है वो नॉस्ट्रिल्स की सहायता से बक्कोफेरेंजियल कैविटी में एंटर भी करती है और वहाँ से एक्सपेल भी की जाती है, यानी कि बाहर भी निकाली जाती है। और रिपीटेडली ये प्रोसेस जो होता है ये है परफॉर्म किया जाता है नॉस्ट्रिल्स या नासा छिद्रों के द्वारा। यहाँ पर फिर से जैसा कि हमने स्किन में पढ़ा, बकल कैविटी वाले एरिया की जो म्यूकस एपिथेलियल लाइनिंग है वो ब्लड सप्लाई में काफ़ी रिच होती है, कैपिलरी नेटवर्क यहाँ प्रेजेंट होता है और इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन को डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ग्रहण कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है वो ना केवल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये आगे एलिमेंट्री कैनाल के साथ भी जुड़ती है। तो इसीलिए एनिमल जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है तो एक छोटा सा ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है। यह ग्लॉटिस जो होता है ये बंद रहता है, इसी कारण से एयर की एंट्री जो होती है वो कभी भी एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शंस में नहीं हो पाती है। थर्ड, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन का इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि फेफड़ों की सहायता से, फुफ्फुस की सहायता से होने वाला श्वसन की प्रक्रिया। यहाँ पर यह प्रक्रिया भी लैंड पे परफॉर्म होती है जंतु जब स्थलीय जीवन व्यतीत करता है। वातावरण में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को उपयोग में लाया जाता है। फ्रॉग में यहाँ पर लंग्स जो होते हैं वो अत्यधिक विकसित नहीं होते हैं मेमिलिया या बर्ड्स की तरह, तो लंग्स के पुअरली डेवलप होने के कारण केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो लंग्स के द्वारा श्वसन क्रिया में भाग लेता है। इसीलिए यहाँ पर एनिमल के पास इन टोटल जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं उनमें 1 पेयर ऑफ लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो कि थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो बनता है यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए फेफड़ों तक, लंग्स वाले पोर्शन तक एयर को पहुंचाने का जो मार्ग होता है उसे श्वसन मार्ग या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, बाह्य नासा छिद्र, जो कि हेड रीजन के ऊपर, माउथ के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नॉस्ट्रिल्स आगे जाकर के जिस एरिया के अंदर खुलते हैं यहाँ पर उन्हें नेजल चैम्बर्स कहा जाता है। नेजल चैम्बर वाला एरिया अंदर की तरफ जाकर के इंटरनल लेयर्स या अंतर नासा छिद्रों के अंदर खुलते हैं और ये एरिया आगे जाकर के हम यहाँ देख पा रहे हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी वाला एरिया। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ये वाइट कलर का स्पेस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ग्लॉटिस, एक छोटा सा ढक्कन जिसे हमने बताया जो कि लैरिंगोट्रैंकियल चैम्बर के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है और ये एयर को एलिमेंट्री कैनाल में एंटर नहीं होने देता है। आगे जाकर के लंग्स वाला एरिया जो है, एक जोड़ी लंग्स थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। लंग्स तक जाने के लिए यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे लैरिनोट्रेकियल चैम्बर कहा जाता है। ये अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नेक रीजन में प्रेजेंट है। ये आगे जाकर के 2 स्मॉल पार्टीशंस में डिवाइड होता है जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है और ये ब्रोंकाई जाकर के लंग्स वाले एरियाज तक एयर को ले जाने का काम करते हैं। ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है और ये पूरे लंग्स वाले एरिया तक एयर को पहुंचाने का काम या गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस में मदद करते हैं। एनिमल की स्किन का सरफेस एरिया, मॉइस्ट स्किन जो है
वो भी यहाँ पर एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल की मदद करता है। अब है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फेफड़ों के द्वारा होने वाली श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा, एक जोड़ी लंग्स उपस्थित हैं, शेप के हिसाब से ओवल शेप के होते हैं। लंग्स जो होते हैं इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, हाईली वेस्कुलराइज होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं और इसके साथ साथ ये इलास्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गुब्बारे की तरह, जिनमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। और ये पेरिटोनियल कैविटी जो है उसके अंदर हार्ट के दोनों तरफ हैंगिंग स्टेज में, सस्पेंडेड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है, बाउंड्री वॉल ऑफ लंग्स जो होती है उसको बनाने वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो पेरिटोनियम होती है। इनर वॉल जो होती है वहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल सेक्स एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। इंस्पायरेशन मीन्स एयर की एंट्री एंड एक्सपायरेशन, एयर का वापस बाहर निकलना। इंस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है इसमें अभी हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर की एंट्री, नेजल चैम्बर में जाना, इंटरनल नेयर्स के साथ जाना, उसके बाद बक्कोफेरेंजियल कैविटी वाला पोर्शन जो होता है उस पोर्शन की, वह पोर्शन जो है फ्लोर वाला पोर्शन, उसकी लोअरिंग होती है, वो नीचे की तरफ जाता है। और यह प्रक्रिया जो है अंतःश्वसन या इंस्पायरेशन की जो प्रक्रिया है इसमें बक्कोफेरेंजियल कैविटी वाले एरिया की मांसपेशियों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है और पर्टिकुलरली स्टर्नोहाइल मसल्स जो होती हैं वह इस प्रोसेस में मदद करती हैं। सेकेंड सेट ऑफ मसल्स जो होता है वो एक्सपायरेशन में मदद करता है। इस समय फ्लोर को ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है, यानी कि सरफेस एरिया कम हो जाता है और इस प्रोसेस में मदद करने वाली जो मसल्स का यहाँ पर ग्रुप होता है उन्हें टेरोहाइल मसल्स के नाम से जाना जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और पल्मोनरी रेस्पिरेशन के रेफरेंस में, यहाँ पर लंग्स जो होते हैं वहाँ पर लंग्स के अंदर मिक्स्ड एयर जो होती है वो लंग्स में एंटर करती है और क्योंकि यहाँ पर एनिमल के पास लेस नंबर ऑफ एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं, जैसा हमने पहले बात की, लंग्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं, तो इनसफिशिएंट पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, यानी कि पूरी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट केवल पल्मोनरी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। इसीलिए बकल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और उसके साथ साथ त्वचा के द्वारा यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है, ये दोनों प्रोसेसेस जो होते हैं वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एक डायग्राम है जो कि फ्रॉग के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जब होता है उस समय एनिमल जो होता है उसमें नीचे की तरफ वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, एयर इसमें भरी हुई होती है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के दौरान एनिमल का माउथ क्लोज होता है, वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो फूलते हैं और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर एंटर करने वाली एयर जो होती है वो इस तरीके से पंपिंग के थ्रू रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करती है। तो ये था इंट्रोडक्टरी आइडिया ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे क्लास रेप्टिलिया के।